जो चीज़ों को हम झेल चुके हैं उस दौर में, आज का बागवान वो बिल्कुल ना करे। तो बेसिकली जो सबसे बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, एक रखना पड़ेगा आपको कि वैरायटी सिलेक्शन, कि आप जो चयन कर रहे हैं अपने वैरायटी का, क्या वो सही है। कहीं किसान बागवान भाइयों नमस्कार। किसान न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत। मैं हेमंत शर्मा आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो, और आज हम खासतौर पर सेब की बात करने वाले हैं, क्योंकि सेब बेल्ट की अगर बात करें तो हिमाचल लगातार सेब को लेकर जो है वो तरक्की की राह पर अग्रसर है। और अगर हम लोअर बेल्ट की बात करें तो लोअर बेल्ट में भी हिमाचल के अब सेब जो है वो धीरे धीरे साल दर साल बढ़ोतरी करना शुरू हो चुका है। तो आज इन्हीं मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे बीच बहुत ही एनर्जेटिक युवा सेब ग्रोवर डिम्पल पांचटा जी हमारे बीच में हैं, जो कि आपको जैसा कि मालूम ही है एक एनजीओ भी चलाते हैं, एफपीओ भी चलाते हैं, और इसके अलावा हमारे जो नौणी विश्वविद्यालय है उसकी जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके मेंबर भी हैं। तो चलिए सीधे बातचीत करते हैं डिम्पल पांचटा जी से, क्योंकि अभी शाम का समय है और ज़्यादा वक्त हमारे पास नहीं है, अंधेरा हो जाएगा तो हम वीडियो को ज़्यादा खींचना नहीं चाहेंगे। तो डिम्पल जी आपका स्वागत है किसान न्यूज़ पर। धन्यवाद सर। तो डिम्पल भाई, हम सबसे करंट इशू अगर बात करें तो आज के समय में जो है वो रेट्स को लेकर है। हम इस साल के सीज़न की बात करें तो ज़्यादा बेहतर दाम सेब के नहीं मिले हैं। क्या वजह आप मानते हैं और फ्यूचर कैसा देखते हैं, क्योंकि हिमाचल की लोअर बेल्ट भी अब सेब के फील्ड में जो है वो उतरना शुरू हो चुकी है। बिल्कुल शर्मा जी, जैसे कि आपने बताया, ये सच में ही एक चिंता का विषय है कि इतनी बड़ी आबादी है हमारे पास और हमारा प्रोडक्शन बहुत कम है, उसके बावजूद भी हम एक अच्छे दाम को नहीं ले पा रहे। इसमें बहुत सारे रीजंस है। एक तो है पुअर मैनेजमेंट। अगर हम सरकारी तंत्र की बात करें तो कहीं ना कहीं वो हर साल दर साल विफल होता जा रहा है। एक प्रॉपर स्टोरेज नहीं है हमारे पास, अच्छे मार्केट नहीं है हमारे पास, एक साथ ही गलत आ जाता है मार्केट में। जबकि एक जो सिस्टम होता है, जब तक सिस्टम आप स्थापित नहीं करेंगे, फार्मर का सेब जब टूटता है तो सबसे पहले वो स्टोरेज में जाता है, उसके बाद वो चरणबद्ध तरीके से वो मार्केटिंग की ओर जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब तक ये प्रॉब्लम्स आती रहेगी, उसके बाद प्रोसेसिंग की बात होती है, फिर वो प्रोसेसिंग के ऐसे अच्छे स्थापना नहीं हुई है हमारे पास, या इतने बड़े लार्ज स्केल पर कि हम सेब की खपत करा सके। तो ये बहुत सारे रीजन है और आने वाले टाइम में ये चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ते रहेंगे। आप देखेंगे इनपुट आउटपुट कॉस्ट की हालत बहुत ही बुरी स्थिति है। और आज आप देखेंगे, जो आपने अभी अपने उसमें बताया कि आज बहुत जो निचला क्षेत्र है हमारा, पूरे ऑल ओवर इंडिया बात कीजिए बिल्कुल, क्योंकि गर्म इलाकों में अब सेब आने लग गया। तो ये चैलेंजेस तो आते रहेंगे, चाहे हम इंपोर्टेड एप्पल की बात करें, फ्री ट्रेड की ओर हमारा देश क्या पूरी दुनिया जा रही है। तो ये जो चैलेंजेस है उसके लिए हमारे फार्मर को तैयार रहना पड़ेगा और आप इससे पीछे नहीं हट सकते। सजेशंस के तौर पर कहूँ तो सरकार के लिए क्या सजेशन रहेगा आपका एज ए ग्रोवर, कि क्या करना चाहिए जिससे हमारे को मार्केट में जो है वो रेट्स भी बेहतर मिले और सेब की क्वालिटी भी डे बाय डे और ज़्यादा इंप्रूवमेंट इसमें दिखी जा सके। सरकार को वैसे तो हम समय समय पर सरकार को अवगत कराते रहते। तो मेनली इसमें जो है कि तो एक फार्मर को एक जो एप्पल है, जब आपकी आर्थिकी में सबसे बड़ा योगदान, तो एक स्पेशल कैटेगरी का फ्रूट होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपके जो प्रोसेसिंग यूनिट है, कोल्ड रूम्स है, कोल्ड चेन है, उसके बाद ये सारी दुरुस्त होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो एफपीओ सिस्टम है उसको और मजबूत करना चाहिए सरकार को। अगर मैं प्रदेश सरकार की बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे एफपीओ है जो वर्किंग है। तो जो ये एफपीओ वर्किंग है उनको आप कैसे कैसे सपोर्ट कर सकते हैं ताकि अपनी प्रोसेसिंग हो, अपनी स्टोरेज हो और एक बेहतर तरीके से मार्केटिंग की ओर जाए। तो सरकार को, और उसके साथ साथ सरकार को ये देखना पड़ेगा कि जो सब्सिडी है उसको कहीं ना कहीं उसके स्लैब को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि आप आज देखेंगे तो जो खर्चा है ऑलमोस्ट 100 गुना तक ज़्यादा हो चुका है। अगर हम पिछले 5 साल की भी बात करें तो वो बहुत हायर साइड पे है। तो फार्मर को अब सब्सिडी तो देनी पड़ेगी और हायर साइड पे देनी पड़ेगी। आप वेस्टर्न कंट्री की भी बात करें तो उनकी पूरी इंडस्ट्री टिकी ही सब्सिडी पर है। तो सब्सिडी का स्लैब बढ़ाना चाहिए। और ख़ासतौर पर जो हम नई टेक्नोलॉजी के हाई डेंसिटी के प्लांटेशन की ओर लोग जा रहे हैं, रूफ स्टॉक लगा रहे हैं, तो उसमें हम कैसे कैसे फार्मर को सुविधाएं दे सकते हैं जिससे उनकी क्वालिटी और प्रोडक्शन दोनों इंक्रीज हो। और उसके साथ साथ जो हमारे जैसे वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी नौणी है, विभाग है, उसमें उन सबको, सरकार को और फार्मर को बैठ के ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो अधिकारी है वो फील्ड तक पहुंचे। क्योंकि आज भी आप देखेंगे सर, आप भी रोज यूनिवर्सिटी कैंपस में देखते हो अच्छे अच्छे साइंटिस्ट डॉक्टर है, विभाग में आप जाते हैं, वो कहीं ना कहीं वो आज भी वो साइन करने, फाइलों को समेटने, मीटिंग में उसी में अपना समय
बिता रहे, जबकि उनकी एक्चुअल ज़रूरत फार्मर को थी और वो फील्ड पे थी। जब तक वो फील्ड पर नहीं पहुंचेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा होने वाला है। और उसके साथ साथ सरकार को ये चीज़ें देखनी पड़ेगी कि इसके साथ साथ एक इन्वॉल्वमेंट मैं आपको बताना चाहूँगा। आपने बताया कि हर जगह क्षेत्र में सेब लग रहा है, बिल्कुल। आज भी ये सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है फार्मर एंड से, वो कुछ भी लगा रहा है कि अगर मान लो हम सोलन क्षेत्र की बात है, जरूरी नहीं यहाँ सेब है, उसके अलावा तो बहुत सारे फ्रूट है, स्टोन फ्रूट्स पे आपका, तो पैचेज वाइज आपको एक क्लस्टर में काम करना पड़ेगा कि जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ हम इस फ्रूट पे जाएंगे। शिमला वाला क्षेत्र अगर सेब बहुल है तो सेब की ओर जाएगी। तीसरी साइड, क्योंकि ऑप्शनल आप देखेंगे सेब में तो आज मुझे लगता है सबसे कम पैसा बन रहा है, स्टोन फ्रूट्स में और ज़्यादा पैसा बन रहा है। या दूसरी आप जापानी फल की बात कीजिए, तो जब तक सरकार एक अच्छा रोड मैप नहीं तैयार करेगी कि एरिया वाइज हम फ्रूट डेवलप करें, और मल्टीपल उस पर ले जाना पड़ेगा फार्मर को कि अगर आप ऊपर एक फसल लगा रहे हैं तो कोई ऐसी सेकंड ऑप्शन है हमारे पास कि जो हम इसके जो बीच में लैंड बचती है वहाँ भी हम नीचे से कुछ उगा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में आपको इनकम जनरेट करवानी पड़ेगी, उसके लिए हाँ, जब तक सरकार सारे फार्मर, खासतौर चलो फार्मर को तो कहाँ बुलाएगी, जो NGOs है उसके रिप्रेजेंटेटिव के साथ अच्छी मीटिंग करे आने वाले। क्यों सर हमारी आज भी 5,000 करोड़ की इंडस्ट्री बोली जाती है, कई सालों से सुनता आ रहा हूँ मैं। जब तक सरकार ये टारगेट नहीं रखेगी कि 20,000 करोड़ की कैसे बनेगी, तो उसके लिए जब तक आप किसी सेक्टर में तब ग्रो करता है अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करेगी। सरकार को ये देखना पड़ेगा कि ये एक इंडस्ट्री है, इसमें हमने इन्वेस्ट करना है जो हमारे को रिटर्न देगी। सरकार के पास एम्प्लॉयमेंट के लिए हमारा फार्मर का बच्चा नहीं जाएगा, प्रेशर ज़्यादा नहीं रहेगा, वो अपने जहाँ पर स्थापित है वहाँ पर वो काम करेगा। और उसके साथ साथ जो इंडस्ट्री है उसमें जो पैसा या जो इसको और कैसे स्लैब को हम बढ़ा सकते हैं, तो सरकार को ये सोचना। विपुल भाई, आप काफ़ी बेबाकी से सरकार को कोसते हैं जब कोई किसी मुद्दे की बात करें, फिर चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा, कुछ दिनों पहले हमने मीडिया में एक कवरेज देखी थी कि जो बागवानी है उसको, खासतौर पर सेब, उसको उद्योग का दर्जा देने की बात उठी थी। और सेकंड एक जो मुद्दा उठा था वो ये कि पिकअप को जो है वो किसानों का जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में लिया जाए, जिस तरह से ट्रैक्टर प्लेन इलाकों में चलता है। इन दोनों मुद्दों पर आप क्या राय रखना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही और ये अगर मैं गलत नहीं तो हरिचंद्र रोज जी जो हमारे गुरुजन है कोटगढ़ से, तो उनकी सोसाइटी का एक मुद्दा था ये पिकअप को लेके, और ये सच में ही एक बहुत ही ज़बरदस्त काम है। क्योंकि आज आप देखेंगे जो एक किसान है वो बेसिकली मैक्सिमम जो होते हैं अपना ही काम करते हैं, तो वो टैक्स में और उस पिकअप के चक्कर में अपने कोई खाद ले जानी है, किसी ने छोटे छोटे मार्केटिंग करनी है, तो ये बहुत ही अच्छा मुद्दा और सरकार को इसको सोचना चाहिए। फार्मर के बीच सरकार की छवि भी सुधरेगी और फार्मर का हित भी है इसमें। तो कहीं ना कहीं एक फार्मर देखेगा कि भाई हम एक डाले वाली गाड़ी रखें जिसमें प्राइवेट नंबर हो और वो एक बार रोड टैक्स दे और उसको परेशानी ना हो। हाँ, क्योंकि आप देखेंगे कि फिर सेपरेटली उसका एक ड्राइवर सेलेक्ट करना पड़ता है। आज तो आपको पता है कि फार्मर खुद ही ड्राइवर है, खुद ही इंजीनियर है, खुद ही साइंटिस्ट है, तो ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया है। और उसके साथ एक क्वेश्चन और पूछा था, इंडस्ट्रीज के तौर पर कैसे देखते हैं? इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए सेब की बागवानी? देखिए सर, जब आप इसको स्पेशल कैटेगरी में लाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये एक इंडस्ट्री बन जाएगी। तभी मैंने बोला कि सरकार को इंडस्ट्री के रूप में इसको समझना पड़ेगा और उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कोई भी सेक्टर तब डेवलप होगा जब तक सरकार उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। इन्वेस्टमेंट वो किसी भी रूप में हो सकती है। आज बड़े अच्छे PPP मोड पे काम होने लगी है, पब्लिक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत, तो उसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो सरकार को ये सारे आयाम देखने पड़ेगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है हमारे लिए, मगर ये तब पॉसिबल है सर जब सरकार बैठेगी। आप देखेंगे पिछली सरकार ने किसानों को थोड़ा सा अवॉइड करा, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ा। तो नहीं, सरकार को भी ये समझना पड़ेगा कि लोगों के हित के लिए सरकार बनती है और उम्मीदें भी लोगों को और वोट भी हमारा लोग सिर्फ चेंज के लिए देते हैं और साथ के साथ एक अच्छी डेवलपमेंट के लिए देते। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा सरकार को। अगर उसी तंत्र का हिस्सा रहेगी ये वाली सरकार भी, तो कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना आने वाले टाइम में सबको सहना पड़ेगा। डिम्पल भाई, मैं नए उभरते बागवानों के ऊपर फोकस करना चाहूँगा, खासतौर पर हमारे निचले जो सोलन की बेल्ट है या फिर सिरमौर की बेल्ट है या अदर भी गर्म इलाके जो हैं 5000 या से नीचे की एलिवेशन वाले,
तो उन ग्रोवर्स के लिए क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा इस साल भी जो है वो प्लांटेशन होने वाली है, तो वो कहाँ क्या चीज़ें मेजर करें, क्या देखें, क्योंकि उनको नॉलेज कम है लेकिन वो एग्रेसिव इस बात को लेकर है कि वो लगाना चाहते हैं लेकिन उन्हें गाइडेंस शायद प्रॉपर नहीं है, तो उस बारे में आप जरूर राय रखें। बिल्कुल बिल्कुल, बात आज उन्हीं की नहीं है जो सोलन या लोअर क्षेत्र में करे, कहीं भी आप बागवानी करें, किसान बागवान कहीं का भी हो सकता है, बागवान कहीं भी सेब लगा सकता है, कहीं भी लगा रहा हो ना। तो बेसिकली जो सबसे बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, एक रखना पड़ेगा आपको कि वैरायटी सिलेक्शन, कि आप जो चयन कर रहे हैं अपने वैरायटी का, क्या वो सही है। कहीं आप इस जो वैरायटी का चलन चल पड़ा है जिसमें यही पता नहीं सेब कैसा है, आने 4 साल के बाद आपको पता लगता है कि भाई ओहो ये सेब तो गलत सिलेक्शन होगी। तो जो चीज़ों को हम झेल चुके हैं उस दौर में, आज का बागवान वो बिल्कुल ना करे। बागवान को ये देखना पड़ेगा कि उसकी वैरायटी के लिए आप YS परमार यूनिवर्सिटी आइए, आप हेल्प लीजिए यूनिवर्सिटी की, और हम लोग भी आपके साथ हमेशा बीच में रहते हैं कि सही वैरायटी का चयन कैसे होगा। जैसे हम अगर लो हाइट्स की बात करें, अगर हम हाई कलर स्ट्रेन की बात करें, स्कारलेट 2, जेरोमाइन, रेड विलॉक्स, किंग रॉड, ये सारे ही जो प्रमाणित वेराइटीज़ है वाइस परमार यूनिवर्सिटी के द्वारा और विभाग के द्वारा, आप उसका चयन लगा सकते। उसके साथ साथ आप ग्रेनी स्मिथ लगा सकते हैं एज ए पॉलिनेशन बीच में। फिर आप गाला पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा चिलिंग, लो चिलिंग वेराइटीज़ में थोड़ी कम इसके चिलिंग और की ज़रूरत है बनिस्बत आपके जो हमारे ट्रेडिशनली रॉयल वगैरह थे, तो आप इसका चयन कर सकते हैं। उसके साथ साथ बागवान भाइयों, आपको किस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है? सबसे पहले लैंड प्रिपरेशन, जो आप ज़मीन तैयार कर रहे हैं, जब आप ज़मीन की तैयारी करेंगे उसके साथ साथ आपको देखना है कि दिशा का ज्ञान होना चाहिए। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो पौधा टू पौधा लाइन लगेगी, अगर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं पीछे, तो ये सारी नॉर्थ से साउथ की ओर बनी है। जो आपका वर्किंग स्पेस है वो ईस्ट से वेस्ट है, जो रो टू रो डिस्टेंस रहेगा वो ईस्ट से वेस्ट रहेगा। इसका विशेष ध्यान रखें। इसमें सारा रोल होता है सन का, धूप का। अगर आपकी लाइट प्रॉपर नहीं पहुंचेगी तो क्वालिटी मटीरियल फ्रूट पैदा नहीं होगा और बिम्बो की डेवलपमेंट भी नहीं होगी। तो इसीलिए आपको, और पौधा अच्छे तरीके से ग्रो भी नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बहुत ही डेंस्ड बगीचा ना लगाए। अगर आप रूट स्टॉक पे लगा रहे हैं, M9 पे लगा रहे हैं, तो आप थोड़ा डेंस कर सकते हैं। हाई डेंसिटी, अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे बहुत सारे लोग सीडलिंग पे जा रहे हैं, तो मैं ये सलाह दूंगा कि इतने घने मत लगाए, आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम आएगी। एक अच्छा डिस्टेंस रखे, पहले डिसाइड कर ले कि मैंने पौधे की कैनोपी कितनी बनानी है। हाइट आपने 10 फीट ले जानी है, चौड़ाई आपके जो आएगी उसकी वो कितनी 8 फुट या 9 फुट, तो उस हिसाब से आप स्पेस रखें। कल को आपको वर्क भी करना है उसमें, और लाइट भी प्रॉपर होनी चाहिए। तो अगर घना होगा तो डिजीज़ ज़्यादा आएगी, पत्तों की बीमारियां ज़्यादा आएगी, इंसेक्ट ज़्यादा अटैक करेगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक प्रॉपर लाइट का ध्यान व्यवस्था आप रखें। और उसके साथ साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि सही रूट स्टॉक का चयन, सीडलिंग रूट स्टॉक पे आप काम करना चाहते हैं, क्लोन पे करना चाहते हैं, या टिश्यू कल्चर में। तो उसमें जो रूट स्टॉक है वो छोटी बड़ी कैटेगरी है। M9 नीचे से शुरू हो जाएगा, M26 आएगा, M7 आएगा, 111 आएगा। तो उसमें देखना पड़ेगा कि आपके पास पानी की उपलब्धता है। अगर आपके पास पानी की उपलब्धता है तभी आप रूट स्टॉक पे जाए, खासतौर पर छोटे रूट स्टॉक में। अदरवाइज आप 111 या 793 पे जा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको देखना पड़ेगा अच्छा क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल। जब आप पौधा खरीदते हैं, आजकल पौधे खरीदने का समय, आप देखेंगे कि अगर अच्छा प्लांटिंग मटेरियल आपके पास नहीं है या उसमें ऑलरेडी बीमारियां हैं, तो प्रमाणित नर्सरी से पौधा खरीदें। और साथ के साथ आपको ये ज्ञान होना चाहिए उसमें कोई वुलिया फिट तो नहीं है, जड़ों की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ रजिस्टर्ड नर्सरी से आपको लेके एक फ़ायदा और हो जाएगा कि जो वैरायटी होगी वो अप टू मार्क होगी। क्योंकि आपको पता लगा कि बड़ी मुश्किल से आपने बगीचा उठाया, नए नए बागवान है आप लोग, आपने बड़ी मुश्किल से बगीचा उठाया, और 5 साल के बाद पता लगा, 10 साल के पता लगा ये तो वैरायटी गलत होगी। तो आपको कहीं ना कहीं फिर उसका आर्थिक बोझ आपके ऊपर पड़ेगा, और सेकंड जनरेशन में आप बागवानी नहीं करेगी। इसलिए सही चयन सबसे पहले करें, क्योंकि ये ज़रूरत है, तभी इंडस्ट्री आगे ग्रो करेगी। बात आती है क्या सब सेब उगाएंगे तो इंडस्ट्री का क्या होगा? बिल्कुल, इंडस्ट्री कहीं नहीं जाने वाली। इंडस्ट्री खत्म तब होगी अगर हम ईमानदारी से अपना काम ना करें। अगर प्रॉपर चैनल होगा, एक सिस्टम होगा, इतना बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है हमारे पास, तो यहाँ कंज्यूमर हमारे पास अपने, हमने बाहर भेजना ही नहीं है, हम तो अपने आप में ही खा लेंगे फ्रूट को, तो वो भी बहुत है। तो इसीलिए चिंता का विषय नहीं है, मगर सरकारों को ये जरूर सुनिश्चित करना पड़ेगा कि एक प्रॉपर रोड मैप कैसे हम तैयार करते हैं कि एरिया वाइज वैरायटी की सिलेक्शन करें। स्टोन फ्रूट्स, आज देखेंगे एक ही ऑर्चर्ड में आप रंग एक गार्डन तैयार कर रहे हैं, अगर आपने ये किचन गार्डन तैयार करना है वहाँ तो आप कुछ भी लगा दीजिए, मगर जब आप एक ऑर्चर्ड की ओर जाते हैं तो आपको एक बल्क चाहिए और एक
पर्टिकुलर वैरायटी चाहिए जिसमें कन्फ्यूजन ना हो। और उसके साथ साथ एफपीओ में ज़रूर जुड़े आप लोग, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में मार्केटिंग की सुविधाएं उसमें मिलेगी, स्टोरेज की सुविधाएं उसमें मिलेगी। तो हम सबको समझना पड़ेगा कि हम कैसे मिल के बागवानी करें। और अभी बड़ा एक क्वेश्चन पूछा कि सरकारों से आप क्वेश्चन पूछते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हम किसी के अंडर नहीं है। क्योंकि जब हमारी पहचान ही बागवानी है, जब बागवानी होगी तभी हम होंगे। अगर बागवानी नहीं होगी तो हमें लगता कि हम भी पता नहीं कहाँ होंगे या किस स्थिति में होंगे। तो सरकार से हमारा सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है कि हमारी बात सुने और अपनी बात को मजबूती के साथ रखे। जैसे मैं रखता हूँ आप सभी लोग भी रखें और संगठित होकर रखें। अगर हम संगठित नहीं रहे तो कोई भी हमारा इस्तेमाल गलत तरीके से करेगा। निर्भीकता और बेबाकी से बातचीत रखना बड़ा अहम रोल रखता है किसी भी बागवान के लिए। और डिम्पल भाई, मैं वैसे तो अंधेरा बहुत हो चुका है और लाइट थोड़ी सी व्यवस्था हमारे पास नहीं है यहाँ पर, तो हम इस बातचीत को, वैसे मुद्दा एक और भी रहता था लेकिन मैं बातचीत को ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि अंधेरे में जो है वो वीडियो सही से नहीं बन पाएगा। तो साथियों, ये थे हमारे बेबाकी से राय रखने वाले डिम्पल पांचटा जी। हालांकि हमारे पास यहाँ पर लाइटनिंग का इशू है, नहीं तो हम इस बातचीत को और ज़्यादा खींचते और लंबा करते, लेकिन आने वाले दिनों में हम जरूर इनके साथ आप लोगों के बीच में फिर से आने वाले हैं। और इनकी एक्टिविटीज़ जो कि आप इनके पेज पर भी देखते हैं, डिम्पल पांचटा के नाम से इनका फेसबुक पेज है और शायद यूट्यूब पेज भी है, तो YouTube पेज भी है, तो आप इनको वहां भी फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो को यही रोकते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा इस वीडियो पे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। गुणवत्ता और विश्वसनीयता के लिए प्रसिद्ध अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित भूषण ज्वेलर्स में ग्राहकों के लिए आकर्षक डिजाइन युक्त ज्वेलरी उपलब्ध है। भूषण ज्वेलर्स में उपलब्ध आकर्षक डिजाइन युक्त आभूषण ग्राहकों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। भूषण ज्वेलर्स आभूषणों की खरीद फरोख्त पर ग्राहकों को विशेष योजना भी उपलब्ध करवा रहा है। भूषण ज्वेलर ने गुणवत्ता और विश्वसनीयता के आधार पर हिमाचल प्रदेश सहित देश विदेश से ग्राहकों का दिल जीता है, जिसके लिए भूषण ज्वेलर्स को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है।